हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्यूटर्स जेई। और कैसे हो सब लोग। तो हमने यार पिछले लेक्चर में क्या कवर किया था। हमने पिछले लेक्चर में कवर किया था वाईडीएससी, और वाईडीएससी का पार्ट 1 हमने कवर कर लिया, जिसमें हमने उसके सारे बेसिक समझ लिए कि यार वो क्यों किया जाता है, क्या करके बताता है, क्या कंक्लूजन निकलता है, उससे क्या चीज प्रूफ होती है, और बेसिक बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाईडीएससी की पूरी तरीके से ले ली है। वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको जाकर के समझ लो, वरना आगे चलने में मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ, मेरे दिमाग में ऐसा है कि वाईडीएससी के 3 पार्ट लूंगा, जिसमें तुमको कंप्लीटली वाईडीएससी समझ में आ जाएगा। उसके बाद एक और ले लेंगे जिसमें हम उसके न्यूमेरिकल्स जो है वो सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो हमने वाईडीएससी का पार्ट 1 कवर कर लिया, अब हम उसका पार्ट 2 कवर करेंगे। मतलब एज सच पार्ट 2 कुछ नहीं है, लेक्चर दूसरा है, और उसी वाईडीएससी को हमें कंटिन्यू करना है। ठीक है, तो फटाफट बिना देरी के अपन चलते हैं। और ऐसा मुझे याद आ रहा है कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको एक सवाल दिया था, वो सवाल आपने नहीं किया, मुझे पता है। मुझे पता है आपने वो सवाल नहीं किया है। चलिए कोई बात नहीं, आज मैं आपको करा देता हूं। हेडिंग तो डाल लें दो, वाईडीएससी। ठीक है, तो सवाल कुछ इस प्रकार था कि आपको स्लिट की विड्थ का रेशो दे रखा है। ठीक है, क्या सवाल सवाल कुछ इस प्रकार था कि स्लिट की विड्थ का रेशो दे रखा है, कुछ 25:1 था या 1:25 था, कुछ भी था, होगा इसी तरीके से। ठीक है, 25:1 था। आपको पूछा था कि भैया मैक्सिमम अपॉन मिनिमम इंटेंसिटी, मैक्सिमम अपॉन मिनिमम इंटेंसिटी, मैक्सिमम अपॉन मिनिमम इंटेंसिटी। तो मैंने आपको कल के लेक्चर के लास्ट में एक चीज बताई थी कि भैया आपकी इंटेंसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्लिट विड्थ के जो है आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपकी इंटेंसिटी। अच्छा, इतनी बात अगर मुझे समझ में आ रही है, तो अगर इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है विड्थ के, तो मैं क्या इंटेंसिटी 1 अपॉन इंटेंसिटी 2 को 25:1 लिख सकता हूं? हाँ या ना, दिमाग चलाओ थोड़ा। भैया विड्थ का रेशो दे रखा है, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं इंटेंसिटी का रेशो दे रखा है। अगर इंटेंसिटी का रेशो दे रखा है, तो क्या इनडायरेक्टली इंटेंसिटी दे रखी है? क्या मैं ये बोल सकता हूं कि इंटेंसिटी 125 के है और इंटेंसिटी 2 के है? बेसिक्स ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन। 25 के ले लिया, कुछ के होगा, हमें नहीं पता, कुछ भी हो सकता है, हमें क्या पता। इसके बाद अगर मुझे मैक्सिमम अपॉन मिनिमम निकालना है, अब तो आसान हो गया ना भैया, अब तो आसान हो गया। इसका फार्मूला पता है, फार्मूला, इसका फार्मूला ये और इसका फार्मूला ये डालो। इधर क्या आ जाएगा 5 रूट के, इधर क्या आ जाएगा रूट के, इसका स्क्वायर, यहाँ पे फिर से 5 रूट के, इधर माइनस रूट के, इसका स्क्वायर, ऊपर कितना बचा 6, 6 6 6, नीचे कितना बचा 4 4 4, मतलब 3/2, 3/2 का स्क्वायर मतलब कि 9/4। यही मेरा सही आंसर है, यही मेरा सही आंसर है, 9/4। क्या है 9/4, क्या है 9/4, 9/4। किसी एग्जाम में आया हुआ है, ये मेरे दिमाग में था कल, तो मैंने बता दिया। मेरे किसी भी एग्जाम में, अब मुझे एग्जाम का नाम नहीं पता, किसी तो एग्जाम में था, उसमें मैंने देखा था उसकी शीट में, तो मेरे दिमाग में आया तो मैंने करा दिया था। ठीक है, अब हम चलते हैं वापस टॉपिक पर और टॉपिक की आगे की बातें करते हैं। ठीक है भाई, चलिए देखिए। सबसे पहले तो हम फिर से अपना वही डायग्राम बना लेते हैं जिस डायग्राम पर वाईडीएससी जीवित है। ये डायग्राम नहीं तो वाईडीएससी नहीं, ये डायग्राम नहीं तो वाईडीएससी नहीं। ठीक है, चलिए, ये हमारी स्क्रीन हो गई, ये हमारी स्लिट्स हो गई, ये हमारा सोर्स एस हो गया, ये दूरी हमारी डी हो गई, ये दूरी हमारी स्मॉल डी हो गई। ठीक है, आज हम बात किस पे करने वाले हैं? हम बात करने वाले पाथ डिफरेंस पर। किस पर बात करने वाले हैं? पाथ डिफरेंस पर।
हम उसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे, किस तरीके से फॉर्मूला आता है, क्या चीज डिपिक्ट करता है, फ्रिंजेस क्या होती हैं, इन सब चीजों पर बात करेंगे। तो मैं क्या करता हूं, जैसे कि हमने कल देखा था कि भैया हर इस सोर्स से हर डायरेक्शन में जो है डायरेक्शन मेरे को लाइट जाती हुई दिखेगी। भैया दोनों सोर्सेस से, दोनों पॉइंट सोर्सेस से मेरे को लाइट हर दिशा में जाती हुई दिखेगी, सारी दिशाओं में लाइट जा रही है, सारी दिशाओं में लाइट जा रही है। तो एक पॉइंट तो मैंने मान लिया ये, इसको P2 नाम दे दो, ठीक। और एक मैंने मान लिया ये, ठीक है, एक मैंने मान लिया ये। सिमेट्रिकल सा नहीं लग रहा क्या? रुक जाओ, थोड़ा सुंदर बनाऊंगा यार तुम लोगों के लिए, है तुम लोगों के लिए सुंदर बनाऊंगा, ऐसे कैसे हो सकता है? ठीक है, ये हमारा बन गया P1 पॉइंट। अब पहले सिंपल सी बात मैं पूछना चाहता हूं, जैसे कि मान लो ये वाला पाथ जो यहां से यहां तक का पाथ है ये है x1, जो यहां से यहां तक का पाथ है वो है x2। दोबारा से बात करूंगा तो यहां से यहां तक का पाथ है वो है x1, यहां से यहां तक की बात करूंगा तो वो है x2। सही बात है? सही बात है कि नहीं है? अगर मैं बात करूं पॉइंट P1 पर, किस पर बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं पॉइंट P1 पर, कि भैया P1 पर बात हो रही है। किस पे बात हो रही है? P1 पर बात हो रही है। अगर P1 पर बात कर रहा हूं, P1 पर बात कर रहा हूं, तो सिंपल सी बात मुझे बताओ, पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस कितना होगा? P1 पर बात कर रहा हूं तो पाथ डिफरेंस कितना होगा? x2 x1, x2 x1, x2 x1, x2 x1, x2 x1 क्या है? दोनों बराबर है, दोनों बराबर है, दोनों सिमेट्रिकल हैं, दोनों ने सेम पाथ चला है। भैया S1 से चल के आओगे P1 तक तो, और S2 से चल के आओगे P1 तक, दोनों में सेम ही लेंथ मैंने चली है, सेम ही पाथ मैंने चला है। तो अगर ये दोनों बराबर है तो क्या ये जीरो? तो क्या ये जीरो? तो क्या ये जीरो? अच्छा, इसका मतलब डेल्टा x जो आया वो आया जीरो, डेल्टा x जो आया वो आया जीरो। ये किसका इक्विवेलेंट है? क्या ये n लैम्डा के इक्विवेलेंट है जिसमें n जीरो होता है? क्या ये n लैम्डा के इक्विवेलेंट है जिसमें n जीरो होता है? ठीक है, हाँ सर सही बात बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो, कोई परेशानी नहीं है। अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो ये कंडीशन तो मैक्सिमा की होती है ना, ये कंडीशन मैक्सिमा की होती है ना। अगर मैक्सिमा है तो इसका मतलब ब्राइट, अगर मैक्सिमा है तो इसका मतलब ब्राइट है, ब्राइट है। मैक्सिमम इंटेंसिटी देखी जाने को मिलेगी, मैक्सिमम इंटेंसिटी देखने को मिल रही होगी। तो P1 पॉइंट पर, P1 पॉइंट पर मुझको ब्राइट फ्रिंज देखने को मिल रही होगी। क्या मिल रहा होगा? ब्राइट फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज। क्या मिल रहा होगा? ब्राइट फ्रिंज। अच्छा, अब क्योंकि ये सेंटर है, क्योंकि ये एकदम सेंट्रल लाइन है, क्योंकि ये सेंट्रल लाइन है, तो इसी के साथ हम एक नाम और दे देते हैं इसको, वो होता है सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। क्या बोल देते हैं? सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। क्या बोल देते हैं? सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, CBF, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। समझ में आया? अप्रोच कैसे करना है, इसी तरीके से तुमको सवालों में भी अप्रोच करना है, इसी तरीके से तुमको सवालों में भी अप्रोच करना है। सेम ही तरीका है अप्रोच करने का, कोई अलग नहीं है। ठीक है, ये बात एक तरीके से समझ में आई कि नहीं आई? एकदम बढ़िया तरीके से। चलो बहुत सुंदर, ये बात एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आई। चलिए अब क्या करते हैं, अब चलते हैं अपने अच्छे काम पर, अब चलते हैं अपने अच्छे काम पर जो कि P2 है। मैंने बोला कि भैया अब हम बात करेंगे P2 पर, अब बात करेंगे P2 पर, अब बात करेंगे P2 पर। और यहां भी मुझको क्या निकालना है? पाथ डिफरेंस। भैया जिस अप्रोच से इस पर कंक्लूड किया, जिस अप्रोच से इस P1 पॉइंट पर कंक्लूड किया, उसी अप्रोच से P2 पर भी कंक्लूड करेंगे, P2 पर भी कंक्लूड करेंगे उसी सेम अप्रोच से। चलो बढ़िया। अगर मुझे इधर भी पाथ डिफरेंस निकालना है तो इसका मतलब दिस x1, ये x1 पाथ और ये x2 पाथ का डिफरेंस है, यही तो निकालना है।
ये देखो S2 से P2 तक गया तो X2 पाथ चला, S1 से P2 तक गया तो X1 पाथ चला। दिख रहा है मेरे को X2 ज्यादा है X1 कम है, फील ही समझ में आ रही है कि X2 ज्यादा है X1 कम है, तो पाथ का डिफरेंस तो आएगा। इधर 0 आया लेकिन इधर तो कुछ आएगा। अब वो कितना आएगा, वो कैसे निकाले, उसको निकालने के लिए हम एक चीज और लेते हैं, इस एंगल को ले लेते हैं थीटा। ठीक है, किस एंगल को लिया है मैंने, मैंने कोई एक लाइन ली सेंटर से यहां P2 पॉइंट तक और उसको बोल दिया कि ये थीटा एंगल पर है। अब मैंने यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप गिराया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया मैंने S1 से X2 पर। ठीक है S1 से S1 से X2 पर मैंने एक परपेंडिकुलर गिराया, ये परपेंडिकुलर गिराया। अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना, मैंने तुमसे बोला कि भैया ये वाली दूरी जिस पे मैं जिगजैग बना रहा हूं, ये दूरी और ये दूरी क्या बराबर है। जिस पे मैंने जिगजैग बनाया है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, और ये क्या बराबर है, क्या बराबर है, क्या ये दोनों लेंथ बराबर है, क्या ये दोनों पाथ बराबर है। इसका मतलब x2 कितना ज्यादा है, x2 इतना ज्यादा है, x2 इतना ज्यादा है, x2 इतना ज्यादा है। समझ में आया, x2 कितना ज्यादा है, x2 इतना ज्यादा है, x1 से x2 कितना ज्यादा है, इतना ज्यादा है। यहां तक तो मेरे पाथ बराबर ही है, x2 कितना ज्यादा चला, x2 इतना ज्यादा चला। अब ये लेंथ कितनी है, ये अगर d है, ये थीटा तो ये भी थीटा, इसके थीटा होने के बाद ये d cos थीटा, ये d sin थीटा, ये d sin थीटा, ये d sin थीटा, ये कितना है d sin थीटा है, कितना है d sin थीटा। जूम कर देता हूं इसी ट्रायंगल को, देखो ये 90 डिग्री है, इसके थीटा होने की वजह से ये भी थीटा होगा, ये d दिया हुआ है, अगर ये d है तो ये वाला तो d cos थीटा हो गया, ये कितना हो गया d sin थीटा, ये कितना हो गया d sin थीटा, कितना हो गया d sin थीटा। इसका मतलब जो पाथ डिफरेंस मेरा क्रिएट हुआ है P2 पॉइंट पर, जो P2 पॉइंट पर पाथ डिफरेंस क्रिएट हुआ है वो कितना है d sin थीटा, कितना है d sin थीटा। इस पॉइंट पर पाथ डिफरेंस मेरा है d sin थीटा, कितना है d sin थीटा। अच्छा, एक चीज और बोलता हूं, मैंने बोला कि मैं यहां से y दूरी पर बना है, ये पॉइंट जो मैंने लिया है P2 पॉइंट, ये मैंने अपनी सेंट्रल लाइन जो मेरी रेफरेंस लाइन है वहां से y दूरी पर लिया है, वहां से y दूरी पर लिया, अपनी सेंट्रल लाइन से y दूरी पर लिया। अगर y दूरी पर लिया है, ठीक है, चलिए इतना समझ में आया मेरे को, y दूरी पर लिया है। अब एक बात बताओ, ये जो थीटा है, ये थीटा इज वेरी स्मॉल, दिस थीटा इज वेरी स्मॉल, दिस थीटा इज वेरी स्मॉल, तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं sin थीटा इज अप्रोक्सीमेटली tan थीटा, मैं बोल सकता हूं sin थीटा इज अप्रोक्सीमेटली tan थीटा। तो मैं बोल सकता हूं कि डेल्टा x d sin थीटा है, लेकिन उसको अप्रोक्सीमेटली हम d tan थीटा भी लिख सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली d tan थीटा भी लिख सकते हैं। अब आप इसको देखें, ये वाला ट्राइंगल है मेरे पास, कौन सा ट्राइंगल है, ये वाला, ये P2 पॉइंट है, ये y है, ये d है और ये थीटा है। तो क्या मैं tan थीटा देख के लिख सकता हूं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो मेरा डेल्टा x, मेरा डेल्टा x हो गया d इंटू वाई बाई डी। बधाई हो, यही तुमको निकालना था, बधाई हो, यही तुमको निकालना था। पूरे YDSC की सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन तुम्हारे सामने आ चुकी है और तुम्हें पता भी नहीं लगा, चुटकी बजा के तुम्हारे दिमाग में घुस भी गई, चुटकी बजा के तुम्हारे दिमाग में घुस भी गई, तुमको पता भी नहीं लगा यही इक्वेशन है जिसपे पूरा YDSC टिका हुआ, जिसपे पूरा YDSC टिका हुआ, यही इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन का यूज कैसे है, अब इस इक्वेशन का यूज कैसे है, ठीक है, अब इस इक्वेशन का यूज कैसे है,
तो अब एकदम मुद्दे की बात करूंगा, क्या तुम्हें पता है कि यहां पर मैक्सिमा बनेगा? बताओ, क्या तुम देख के बता सकते हो? देख के तो बता ही सकते हो। क्या तुम ऐसे ही बता सकते हो कि यहाँ पे मैक्सिमा बनेगा या मिनिमा बनेगा या कुछ भी बनेगा? बता सकते हो या नहीं? चलो मैं तुमसे सिर्फ दो ही चीजें बोलता हूँ, या तो यहाँ मैक्सिमा बनेगा या तो यहाँ मिनिमा बनेगा। सिर्फ सिंपल दो चीजें हैं, या तो यहाँ मैक्सिमा बनेगा या तो यहाँ मिनिमा बनेगा। तो बता सकते हो क्या देख करके क्या बनेगा? नहीं बता सकते। तो वो कंडीशन क्या हमको लगानी पड़ेगी? क्या वो कंडीशन हमको लगानी पड़ेगी? तो क्या मैं ये बोलूं कि भैया अगर मैक्सिमम बनता है तो डेल्टा एक्स होता है एन लैम्डा, सही बात है ना? अगर मिनिमा बनता है, अगर मिनिमा बनता है तो डेल्टा एक्स होता है 2n+1 लैम्डा बाई 2। ये बोलता है कि मिनिमा बनता है, सही बात है ना? अगर ये चीज आई, अगर डेल्टा एक्स ये होता है तो मैक्सिमा बनता है, अगर डेल्टा एक्स ये होता है तो मिनिमा बनता है। तो इसका मतलब n लैम्डा इज इक्वल्स टू dy बाई डी से मैं y निकालूं तो वो हो जाएगा n लैम्डा डी बाई डी। और वहीं अगर मैं मिनिमा के रिलेशन से निकालूं तो क्या आ जाएगा? 2n+1 लैम्डा बाई 2 इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी। इधर से y निकाल लेंगे और y आ जाएगा 2n+1 लैम्डा बाई 2 इंटू डी अपॉन डी। सही बात है क्या? अरे क्या ये समझ में आया क्या? ये मेरे मैक्सिमा का रिलेशन है। मैं यहाँ पर और लिख देता हूँ अच्छे से। क्या इसको साफ कर दो? क्या इसको अब साफ कर देना चाहिए? जी हाँ, इसको अब साफ कर देना चाहिए। मेरे मैक्सिमा का रिलेशन मुझको बताता है y इज n लैम्डा डी बाई डी। ये मुझे बताएगा कि मैक्सिमा बन रहा है या फिर ब्राइट फ्रिंज बन रही है। क्या बन रही है? ब्राइट फ्रिंज। आपको इसको याद नहीं रखना, आपको इसको याद रखना है। और अगर y आ गया 2n+1 लैम्डा बाई 2 इंटू डी बाई डी, तो मैं यहां से कहूंगा कि यार मिनिमा बन रहा है या फिर डार्क फ्रिंज मुझको देखने को मिल रही है। क्या देखने को मिल रही है? डार्क फ्रिंज। आपको इधर भी ये वर्ड याद रखना है। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है, कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, एकदम सिंपल सी बात है। इसी पर पूरा आपका वाईडीएससी टिका हुआ है, ठीक है? इसी पर आपका पूरा वाईडीएससी जो है टिका हुआ है। बस आपको इतनी चीज समझ में आती है तो आपको भाई साहब वाईडीएससी आता है, आपको भाई साहब वाईडीएससी आता है। अब चलते हैं हम अपने फ्रिंज पैटर्न पर, या फिर थोड़ा आपको दिखा देता हूँ कि तरीके क्या है। फिर आपको दिखाऊंगा कि फ्रिंजेस बनती कैसे, ठीक है? फिर आपको फ्रिंजेस बनते हुए दिखाऊंगा। आप मुझे एक बात बताओ, मैं इसमें n की वैल्यू क्या क्या डाल सकता हूँ? 0 1 2 3 इसमें क्या डाल सकता हूँ? इसमें बस 0 नहीं डाल सकता, इसमें डाल सकता हूँ, इसमें भी 0 डाल सकता हूँ, 0 1 2 ठीक है? मैंने बोला 0 इधर, फिर कितना आएगा? 0.5 लैम्डा, फिर आएगा 1 लैम्डा, फिर आएगा 1.5 लैम्डा, फिर आएगा 2 लैम्डा। ऐसे ही नीचे की तरफ भी आएगा। वो क्या आएगा? नीचे छोड़ो, हाँ ठीक है, 0.5 लैम्डा, 1 लैम्डा, 1.5 लैम्डा, 2 लैम्डा। भैया जो तुम्हारी सेंट्रल लाइन थी, उस सेंट्रल लाइन के ऊपर भी पैटर्न देखने को मिलेगा और नीचे भी पैटर्न देखने को मिलेगा। दोनों साइड पैटर्न आपके आइडेंटिकल है। क्या है? आइडेंटिकल है। जैसा ऊपर देखने को मिलेगा वैसा ही नीचे देखने को मिलेगा, जैसा ऊपर देखने को मिलेगा वैसा ही नीचे देखने को मिलेगा। वही हिसाब तो बता रहा हूं मैं आपको। देखो 0 आपकी क्या है? सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। फिर देख लो 1 है, ये भी आपकी ब्राइट फ्रिंज है। कौन सी है? फर्स्ट। ये भी आपकी ब्राइट फ्रिंज है। कौन सी है? सेकंड। अच्छा मैं सेकंड फर्स्ट नाम कैसे दे रहा हूं? n की वैल्यू 1 रख दो, n की वैल्यू 1 रख दोगे तो आपको फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज मिलेगी।
n की वैल्यू 2 रख दोगे तो आपको सेकंड ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, ठीक है। और यही चीज नीचे भी चल रही है, यही चीज नीचे भी चल रही है, यहाँ भी आपको ब्राइट फ्रिंज मिल रही है जो कि फर्स्ट है, यही चीज नीचे भी चल रही है, ब्राइट फ्रिंज क्या आपको मिल रही है, सेकंड है, बिल्कुल सेम चीज नीचे भी चल रही है। अच्छा, डार्क फ्रिंज की बात करें तो ये आपकी फर्स्ट डार्क फ्रिंज है, ये आपकी क्या है, डार्क फ्रिंज है। और कौन सी है, फर्स्ट। फर्स्ट नाम कैसे दिया, n को 1 डाल दो, n को 1 डाल दोगे तो कितना आ जाएगा, 3/2 लैम्डा d बाई डी, 3/2 मतलब 1.5। अच्छा, n को 0 डालो, n को 0 डालोगे तो फर्स्ट मिलेगी, n को 0 डालोगे तो फर्स्ट मिलेगी, n को 0 डालोगे तो फर्स्ट मिलेगी। अरे है तो ये फर्स्ट, n को 0 डालोगे तो फर्स्ट मिलेगी, क्योंकि तरीके से आप खुद देखो, तरीके से देखोगे तो जो आपकी सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है, आपकी सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है, वो तो n0 पे मिल रही है, वो तो n0 पे मिल रही है, इसको हमने नाम दे दिया फर्स्ट ब्राइट, फर्स्ट ब्राइट। तो आप इसको कहां लेके जाओगे, यहाँ पे जब आप n0 डालोगे तो आपको 0.5 लैम्डा मिलेगा, जो कि आपकी फर्स्ट डार्क फ्रिंज होगी, जो कि आपकी फर्स्ट डार्क फ्रिंज होगी। और भी एक तरीका है इसको याद रखने का, वो क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि आप 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 भी ले सकते हैं और 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 भी ले सकते हैं। मतलब इसको मैं ऐसे भी ले सकता हूं, कई टीचर इसको ऐसे बताते हैं ठीक है। और इधर आपकी बात सेट भी हो जाती है, इधर आप n को 1 से चालू कर दो। जब मैं n को 1 से चालू करूंगा तो जब मैं इधर डालूंगा n को 1, n को डाला 1 तो क्या मिला, लैम्डा बाई 2। तो n1 डाला, फर्स्ट डार्क फ्रिंज मिल गई, n2 डालूंगा तो सेकंड ब्राइट, सेकंड डार्क फ्रिंज मिल जाएगी। ये मेरी क्या है, डार्क फ्रिंज, और कौन सी है, सेकंड। तो ये सिर्फ सोचने का तरीका है, सिर्फ सोचने का तरीका, सेम ही चीज नीचे भी चल रही है, सेम ही चीज नीचे भी चल रही है। क्या है हमारी डार्क फ्रिंज, कौन सी है, फर्स्ट। ये क्या है, डार्क फ्रिंज, कौन सी है, सेकंड। अब आपको अगर ये फार्मूला याद रखना है तो आप ये फार्मूला याद रख लीजिए, ये रखना है तो ये रख लीजिए। फर्क आप जानते हैं, n 0 से चालू होगा, इधर n 1 से चालू होगा, बस इतना सा फर्क है। अब हम आएंगे अपनी मेन चीज पे, और जो मेन चीज है हमारी वो है, आपको मैं दिखाऊंगा फ्रिंजेस, कि भैया फ्रिंजेस किस तरीके से होती हैं। फिर वहां से हम आएंगे फ्रिंज विड्थ के कॉन्सेप्ट पे, फिर मैं आपको एक दो पॉइंट अलग से लिखवाऊंगा, फिर एक दो सवाल, फिर आपको भेज देंगे कि आप जाइए, भगा देंगे आपको। ऐसा नहीं करते भाई, भगाना भगूना नहीं है, कल फिर वापस लौट के इधर ही जगह पे आना है, क्योंकि यहीं पे आपको जो है एकदम बढ़िया से बढ़िया तरीके से पढ़ाया जा रहा है। सारे रिसोर्सेज झांक झूक के बताता हूं मैं आपको, कोई भी चीज आपकी रहेगी नहीं, ठीक। अब देखते हैं, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो ब्लैक से लाइन बनाऊंगा, जो मैं ब्लैक से लाइन बनाऊंगा उसको आपको डार्क फ्रिंज मानना है, ठीक है। जो मैं आपको ब्लैक से लाइन बनाऊंगा उसको आपको मानना है डार्क फ्रिंज, और जो व्हाइट बोर्ड आपको दिखेगा वो आपकी क्या है, ब्राइट फ्रिंज, ठीक है। एक एक और ले लें, एक एक और। आधे बच्चे बोल रहे हैं कि सर क्या बना रहे हो, बार कोड जैसी चीज। बेटा इसी बार कोड को स्कैन करके तुम्हारे नंबर आ जाएंगे, जरा 2 मिनट का सब्र रखो बस।
ठीक, वापस आ जाओ, पी लिया तुमने पानी, कर लिया तुमने चाय नाश्ता, वापस इस तरफ आ जाओ और वापस आके देख लो फटाफट क्या चीज है। ठीक है, ठीक। अब ये जो है थोड़ी टेढ़ी बन गई है क्या? अब मैं तुमको बोल रहा हूँ थोड़ी टेढ़ी बन गई है, चलो जो भी है, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपनी आंखें ऐसे मूंदनी है और ऐसे करके तुमको इस पैटर्न को देखना है। ठीक, ऐसे करो, आंखें अपनी 75% क्लोज कर लो, है ना, मीन्स में तो बहुत कर ले तो यहाँ भी कर लो, ऐसे कर लो। ऐसे करके देखोगे तो तुमको दिखने लगेगा कि यार हाँ, कुछ कुछ डार्क दिख रहा है और कुछ कुछ ब्राइट दिख रहा है, कुछ कुछ डार्क दिख रहा है और कुछ कुछ ब्राइट दिख रहा है, कुछ कुछ डार्क दिख रहा है और कुछ कुछ ब्राइट दिख रहा है। तो अब देखो फटाफट, ये जो है ये है हमारी सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। ये हमारी क्या है? सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। ये जो है व्हाइट कलर, मैंने आपको क्या बोला था आपके लिए? ब्राइट फ्रिंज। व्हाइट क्या है? ब्राइट फ्रिंज। ब्लैक जो है वो क्या है आपका? डार्क फ्रिंज। ब्लैक क्या है आपका? डार्क फ्रिंज। ठीक, अब देखो ये मेरी सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज हो गई, ये मेरी फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज हो गई, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, और इसके नीचे भी है भैया, ये भी मेरी क्या हो गई? फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज। क्या हो गई? फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज। ये क्या हो गई? सेकंड ब्राइट फ्रिंज। क्या हो गई? सेकंड ब्राइट फ्रिंज। इसके नीचे भी हो गई भैया सेकंड ब्राइट फ्रिंज। क्या हो गई? सेकंड ब्राइट फ्रिंज। ये क्या है? थर्ड ब्राइट फ्रिंज। क्या है? थर्ड ब्राइट फ्रिंज। यहां भी है भैया थर्ड ब्राइट फ्रिंज, थर्ड ब्राइट फ्रिंज, थर्ड ब्राइट फ्रिंज। बहुत सुंदर, बेहतरीन, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। अच्छा, केवल और केवल ब्राइट फ्रिंज थोड़ी देखनी है, हमको तो डार्क भी देखनी है। देखो तुम्हारे सर ने इतने प्यार से डार्क भी बनाई है। ये क्या है? फर्स्ट डार्क फ्रिंज। ये क्या है? फर्स्ट डार्क फ्रिंज नीचे की तरफ। भैया हमारी सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज हमारी रेफरेंस लाइन पे बनती है, उसी के अक्रॉस सारा मामला सिमेट्रिक बनता जा रहा है। ठीक है, ये हमारा क्या है? सेकंड डार्क फ्रिंज। तो ये क्या है? सेकंड डार्क फ्रिंज। ये क्या है? थर्ड डार्क फ्रिंज। ये क्या है? थर्ड डार्क फ्रिंज। ये क्या है? फोर्थ डार्क फ्रिंज। ये क्या है? फोर्थ डार्क फ्रिंज। बहुत सुंदर, बढ़िया, मजा आ गया। तो तुमको मैं यहां से ये दिखाना चाह रहा हूं कि हमारी जो फ्रिंजेस हैं वो ऐसा नहीं है कि एक लाइन बनी हुई है बस। दिस इंटेंसिटी इज ग्रेजुअली डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग। ग्रेजुअल चेंज यहाँ पे इंटेंसिटी का देखने को मिलता है। इसको बना करके तुम्हें सबसे पहले तो फ्रिंजेस देखने को मिल रही कि असलियत में फ्रिंजेस हमें कुछ इस प्रकार से दिखती है। दूसरी बात जो इससे तुम लोगों को समझ में आई वो ये समझ में आई कि यहाँ पर इंटेंसिटी के मैक्सिमा या मिनिमा का खेल नहीं है केवल, यहाँ पे इंटेंसिटी वेरी भी कर रही है, केवल मैक्सिमा या मिनिमा का खेल नहीं है। बहुत है, देखो अब ये मेरी मिनिमम इंटेंसिटी है बिल्कुल डार्क और ये मेरी मैक्सिमम इंटेंसिटी है बिल्कुल ब्राइट, लेकिन इसके बीच में मेरी लाइट जो है वेरिएशन दिखा रही है। कुछ भी इंटेंसिटी हो सकती है, I0/2, 3, I0/4, I0/4, कुछ भी। तो ये जो ग्रेजुअल चेंज दिख रहा है मेरे को इंटेंसिटी का, यहाँ पे ये चीज भी समझ में आती है। दूसरी बात आपको जो मैं बताना चाहूंगा, एनसीईआरटी में ये चीज लिखी हुई है कि भैया आपके फ्रिंजेस जो हैं वो स्लाइटली हाइपरबोलिक होते हैं, है ना, कंप्लीटली हाइपरबोलिक नहीं बोलेंगे, बहुत स्ट्रिक्टली हाइपरबोलिक नहीं बोलेंगे, स्लाइटली हाइपरबोलिक होते हैं, स्लाइटली हाइपरबोलिक होते हैं। और लेकिन इनको बाद में एनसीईआरटी ने स्ट्रेट लाइन भी बोल दिया है, बाद में स्ट्रेट लाइन भी बोल दिया है, स्ट्रेट फ्रिंजेस बनती है। ठीक है, इसके बाद अब हम बात करेंगे फ्रिंज विड्थ की। किसकी बात करेंगे? फ्रिंज विड्थ की। अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, यहां से यहां तक ब्राइट फ्रिंज है, यहां से यहां तक ब्राइट फ्रिंज है, ठीक, फिर यहां से यहां तक ब्राइट फ्रिंज है, यहां से यहां तक ब्राइट, ठीक, ये ब्राइट फ्रिंज हो गई, ये ब्राइट फ्रिंज हो गई।
ठीक है, दो ब्राइट फ्रिंज के बीच की दूरी की बात कर रहा हूं मैं, दो ब्राइट फ्रिंज के बीच की दूरी की बात कर रहा हूं। यहां से यहां देख लो, 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 यहां से यहां देख लो। अब मैंने किसकी बनाई है? अब मैंने बनाई है डार्क फ्रिंजेस की। अब मैंने क्या बनाई है? अब मैंने बनाई है डार्क फ्रिंज की। ठीक है, ये दो डार्क फ्रिंज के बीच की दूरी, दो डार्क फ्रिंज के बीच की दूरी, दो डार्क फ्रिंज के बीच की दूरी, दो डार्क फ्रिंज के बीच की दूरी। ये क्या है? दो ब्राइट फ्रिंज के बीच की दूरी। क्या है ये? दो ब्राइट फ्रिंज के बीच की दूरी है। तो असलियत में इसी को बोलते हैं फ्रिंज विड्थ। क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं फ्रिंज विड्थ बीटा। क्या बोलते हैं? फ्रिंज विड्थ बीटा। फ्रिंज विड्थ को अगर डिफाइन करना है तो हम सिंपली बोल सकते हैं दो ब्राइट फ्रिंजेस या दो डार्क फ्रिंजेस की बीच की दूरी। दो ब्राइट फ्रिंजेस या दो डार्क फ्रिंजेस के बीच की दूरी, उसी को हम नाम देते हैं फ्रिंज विड्थ, और जिसको डिनोट करते हैं बीटा बना के, जिसको डिनोट करते हैं बीटा बना के। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, मजा आया, वाह 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 वाह। चलिए अब आते हैं वापस से इस वाली साइड पे और इस फ्रिंज विड्थ को थोड़ा सा न्यूमेरिकली देखते हैं। चलिए, अब मैंने आपको बोला कि भैया दो ब्राइट फ्रिंज के बीच की दूरी जो है उसको हम बोल देते हैं फ्रिंज विड्थ। बहुत सुंदर, बढ़िया। तो इसका मतलब अगर मैं कोई भी नंबर ले लेता हूं, मैंने बोल दिया थर्ड ब्राइट फ्रिंज और सेकंड ब्राइट फ्रिंज के बीच की दूरी क्या फ्रिंज विड्थ होगी? आप बोलेंगे सही बात है, मैं भी बोलूंगा सही बात है, बिल्कुल सही बात है, हम वहां से देख सकते हैं भैया दो ब्राइट फ्रिंज के बीच की दूरी फ्रिंज विड्थ होती है या दो डार्क फ्रिंज के बीच की दूरी फ्रिंज विड्थ होती है। सही बात है ना? तो ये फ्रिंज विड्थ होनी चाहिए, ये फ्रिंज विड्थ होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। तो क्या मैं पिछला जो फॉर्मूला मैंने लिखा था, कौन सा फार्मूला? ब्राइट फ्रिंज का y क्या था? n लैम्डा बाई डी, n लैम्डा डी बाई डी। और डार्क फ्रिंज के लिए फॉर्मूला जो लिखा था, इनका यूज करके क्या फ्रिंज विड्थ निकाल सकता हूं? क्या इनका फार्मूला यूज करके मैं फ्रिंज विड्थ निकाल सकता हूं कि फ्रिंज विड्थ है कितनी? मैंने तुमको क्या बोला है? मैंने तुमको बोला है कि भैया फ्रिंज विड्थ की अगर बात कर रहे हो तो थर्ड ब्राइट फ्रिंज और सेकंड ब्राइट फ्रिंज के बीच की दूरी को फ्रिंज विड्थ बोलेंगे। क्या मैं थर्ड ब्राइट फ्रिंज लिख सकता हूं इस फॉर्मूले से? क्या थर्ड ब्राइट फ्रिंज लिख सकता हूं इस फॉर्मूले से? हाँ बिल्कुल लिख सकता हूं। क्या लिखूंगा? 3 इंटू लैम्डा डी बाई डी। 3 इंटू लैम्डा डी बाई डी। भैया थर्ड ब्राइट फ्रिंज चाहिए, n में 3 डाल दो। थर्ड ब्राइट फ्रिंज चाहिए, n में 3 डाल दो, n में 3 डाल दो, ठीक है। सेकंड ब्राइट फ्रिंज चाहिए, n में 2 डाल दो, n में 2 डाल दो। इसको माइनस करूंगा तो क्या बीटा मिलेगा, और बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? लैम्डा डी बाई डी। बहुत सुंदर, ये भी आपने सीख लिया, चुटकी बजाते ही आपको समझ में आ गया। बहुत सुंदर, बढ़िया, वाह वाह। चलिए आपको एक नई चीज और पता चल गई, जिसको हम बोलते हैं बीटा, उसको हमने नाम दिया है फ्रिंज विड्थ। और ये होता कितना है, इसकी न्यूमेरिक वैल्यू कितनी होती है, ये भी आपको समझ में आ गया। अच्छा, अब सेम चीज डार्क फ्रिंज से भी निकाल के देख सकते हैं। आपको क्या करना है? डार्क फ्रिंज से निकालना है। जो मैंने यहाँ पर ब्राइट फ्रिंज ली है कि भैया थर्ड ब्राइट फ्रिंज और सेकंड ब्राइट फ्रिंज के बीच की दूरी फ्रिंज विड्थ है, तो आपको क्या करना है? आपको अपने एंड से दो डार्क फ्रिंज उठा लेनी है, कोई सी भी, कोई सी भी। फर्स्ट सेकंड उठा लो, सेकंड थर्ड उठा लो, थर्ड फोर्थ उठा लो, कोई सी भी दो डार्क फ्रिंज उठाओ और उनकी बीच की दूरी कैलकुलेट करो और मुझे कमेंट में बताना कि भैया बीटा की वैल्यू कितनी आई है, बीटा की वैल्यू कितनी आई है, बीटा की वैल्यू कितनी आई है। ठीक है, अब देखो मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बताता हूं जिससे आप जेई के सवाल जो कि मैं आपको कराऊंगा बिना पेन चलाए भी कर सकते हो। ठीक, बिना पेन चलाए भी कर सकते हो। शॉर्ट ट्रिक क्या है? बस देखने का अलग तरीका है। बीटा हमारा लैम्डा डी बाई डी है, ठीक है, बीटा हमारा लैम्डा डी बाई डी है। क्या है? बीटा हमारा लैम्डा डी बाई डी है। तो अगर मैं इस फॉर्मूले में से इस चीज को बीटा पढ़ने लग जाऊं, इस चीज को बीटा पढ़ने लग जाऊं, तो क्या सही बात होगी? तो क्या सही बात होगी? बिल्कुल सही बात होगी या गलत बात होगी? सही बात होगी या गलत बात होगी? सही बात होगी या गलत बात होगी? बिल्कुल सही बात होगी।
इस चीज को बीटा पढ़ने लग जाता हूं। जैसे अगर मैंने तुमको बोला था थर्ड ब्राइट फ्रिंज लिखना है, तो मैं थर्ड ब्राइट फ्रिंज को 3 बीटा लिख सकता हूं। सही बात है, कोई गलत बात तो नहीं है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अगर वही मैं बात करूं सेकंड ब्राइट फ्रिंज को लिखने की, तो सेकंड ब्राइट फ्रिंज को मैं 2 बीटा भी लिख सकता हूं। बिल्कुल सही बात है, ये भी सही बात है कि नहीं सही बात? बिल्कुल सही बात है। अगर मुझे सेकंड ब्राइट फ्रिंज लिखना है तो मैं 2 बीटा लिख सकता हूं। अगर मुझे थर्ड ब्राइट फ्रिंज लिखना है तो मैं 3 बीटा लिख सकता हूं। अब आप बोलोगे सर वेवलेंथ का पंगा, ये पंगा, वो पंगा, वो तो इसमें भी है, वो तो इस बीटा में भी है कि नहीं है? या बीटा लैम्डा टी बाई डी है। तो वेवलेंथ चेंज करो, बीटा चेंज होगा, बीटा चेंज होगा, ये चेंज होगा। तुम डी चेंज कर दो कोई से भी, ये चेंज होगा, ये चेंज होगा, तो ये चेंज होगा। नॉर्मल सी बात है। लेकिन अब तुम्हें बार बार ये लंबा 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 लिखने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम सीधे थर्ड ब्राइट फ्रिंज बोला हाँ 3 बीटा चलो, फोर्थ ब्राइट फ्रिंज बोला हाँ ठीक है 4 बीटा चलो आगे बढ़ो, थर्ड डार्क फ्रिंज बोला है तो तो वो अभी तुमको बताता हूं मैं। डार्क फ्रिंज बीटा बाई 2 प्लस 2 बीटा, चलो मैं तुम्हें बता देता हूं किस तरीके से लिखते हैं। डार्क फ्रिंज अगर तुम्हें लिखनी है, जैसे कि अगर मान, ये तो मैंने तुमको क्या लिखना बता दिया, ब्राइट फ्रिंज लिखनी है कैसे, ब्राइट फ्रिंज कैसे लिखनी है, ब्राइट फ्रिंज कैसे लिखनी है। अगर मैं तुमको बोलूं कि भैया मान लो सेकंड डार्क फ्रिंज लिखनी है, क्या लिखना है, सेकंड डार्क फ्रिंज लिखनी है। सेकंड डार्क फ्रिंज देखोगे तो कहां पर होगी, सेकंड डार्क फ्रिंज है यहां पर, सेकंड डार्क फ्रिंज है यहां पर, सेकंड डार्क फ्रिंज है यहां पर। मेरी रेफरेंस लाइन कौन सी है, मेरी रेफरेंस लाइन हमेशा ये है जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज वाली होती है। इसकी दूरी मैं जानता हूं कि भैया ये बीटा है, सेकंड डार्क फ्रिंज से फर्स्ट डार्क फ्रिंज की दूरी मैं जानता हूं बीटा है, सेकंड डार्क फ्रिंज से फर्स्ट डार्क फ्रिंज की दूरी मैं जानता हूं बीटा है। लेकिन ये जो 2 का फैक्टर ना, देखो अब वो 2 का फैक्टर कहां से आता है, वो 2 का फैक्टर आता है यहां से, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से फर्स्ट डार्क फ्रिंज की दूरी बीटा बाई 2 है। मतलब आपका जो फर्स्ट डार्क फ्रिंज बनता है, फर्स्ट डार्क फ्रिंज, वो बीटा बाई 2 पे बनता है। कहां पे बनता है, बीटा बाई 2 पे। एन को 0 डाल दो, एन को 0 डालोगे तो लैम्डा बाई 2 डी बाई डी बनेगा, मतलब बीटा बाई 2 देखने को मिल जाएगा। इसका मतलब फर्स्ट डार्क फ्रिंज बीटा बाई 2 पे बनता है। अगर मुझे सेकंड डार्क फ्रिंज लिखना है तो बीटा बाई 2 लिखा, फर्स्ट डार्क फ्रिंज पे पहुंच गया, फिर बीटा ऐड कर दिया, सेकंड डार्क फ्रिंज पे पहुंच गया। इसका मतलब 3.5 बीटा, 3.5 बीटा, 3.5 बीटा, 3.5 नहीं है 1.5 है। 1.5 बीटा, 1.5 बीटा, 1.5 बीटा, बीटा में आधा और जोड़ दो 1.5 बीटा बन जाएगा, जो कि आपको दे रहा होगा सेकंड ब्राइट, सेकंड डार्क फ्रिंज, जो कि आपको दे रहा होगा सेकंड डार्क फ्रिंज। चलिए फटाफट अब आपको मैं 4 पॉइंट लिखवाऊंगा, उन 4 पॉइंट के बाद आपको 2 सवाल दूंगा, वो सवाल आपको करने हैं, ठीक। पहला पॉइंट क्या था मैं भी भूल गया, हाँ ठीक, पहला पॉइंट ये था कि भैया देयर इज नो सेंट्रल डार्क फ्रिंज, कोई सेंट्रल डार्क फ्रिंज नहीं होती, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज ही होती है, कोई सेंट्रल डार्क फ्रिंज नहीं होती। समझे इस बात को, सेंट्रल डार्क फ्रिंज जैसी कोई चीज नहीं होती। दूसरा पॉइंट ये है कि भैया अगर आपका सोर्स शिफ्ट्स फाई फ्रॉम रेफरेंस लाइन या फ्रॉम हॉरिजॉन्टल लाइन टू अ न्यू पोजीशन, then central bright fringe shifts -5। इसका मतलब क्या, जैसे कि ये हमारा सिंपल सा डायग्राम है YDSC का, हम जानते हैं कि हमारी सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज इधर बनती है जब मेरा सोर्स इधर होता है, ठीक है, जब मेरा सोर्स इधर है तो इसका मतलब मेरी सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज इधर बनेगी, ठीक है, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज इधर बनेगी। मैंने बोला कि ये यहां से यहां पे आ गया है मेरा सोर्स जो है वो
यहां से यहां पे आ गया, सोर्स जो है वो यहां से यहां पे आ गया, सोर्स मेरा यहां से यहां पे आ गया। तो फाई कैसे है, फाई ऐसे है, यहां से फाई ऊपर, क्यू से फाई ऊपर, क्यू से फाई ऊपर, तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज क्या होगी, क्यू से फाई नीचे बनेगी। समझ में आया, समझ में आया। सोर्स क्यू और सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज हमेशा स्ट्रेट लाइन में लेंगे। सोर्स क्यू, क्यू क्या है आपका, स्लिट्स का मिड पॉइंट, स्लिट्स के बीच का मिड पॉइंट, स्लिट्स के बीच का मिड पॉइंट, सोर्स क्यू, सोर्स क्यू और सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज आपके स्ट्रेट लाइन में रहने, कैसे भी रख लो, कैसे भी रख लो, स्ट्रेट लाइन में रहने। तो इसीलिए मैंने बोला कि भैया अगर एस S1 पे चला जाता है, एस S1 पे चला जाता है और वो क्यू के साथ कुछ एंगल फॉर्म बनता है, कुछ एंगल फॉर्म करता है क्यू के साथ कुछ एंगल फॉर्म करता है, तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज उतने ही एंगल नीचे शिफ्ट हो जाएगी, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज उतने ही एंगल नीचे शिफ्ट हो जाएगी। ये चीज उल्टा भी काम करती है, अगर ये सोर्स नीचे चला गया, ये सोर्स नीचे चला गया, तो अब मेरी सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज उतने ही एंगल ऊपर चली जाएगी, मेरी सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज उतने ही एंगल ऊपर चली जाएगी। इफेक्टिवली बात यह है कि सोर्स क्यू और सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज सेम स्ट्रेट लाइन पर रखनी है, सेम स्ट्रेट लाइन पर रखनी है। चलिए तीसरा पॉइंट, वी जनरली यूज मोनोक्रोमेटिक लाइट। इन वाईडीएससी में हम जनरली मोनोक्रोमेटिक लाइट को यूज किया जाता है, हम मोनोक्रोमेटिक लाइट को ही यूज करते हैं जनरली अपने वाईडीएससी में, वाईडीएससी में हम जनरली मोनोक्रोमेटिक लाइट को यूज करते हैं। अगर व्हाइट लाइट को यूज कर लें तो, अगर व्हाइट लाइट को यूज कर लें तो, अगर व्हाइट लाइट को यूज कर लें तो, व्हाइट लाइट को यूज कर लें तो इससे रिलेटेड 3 पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। पहला पॉइंट जो है वो आपको बोलता है कि थोड़ा ब्लर बनेगा, ठीक है। ब्लर क्यों बनेगा, देखो व्हाइट लाइट अपने आप में बहुत सारी लाइट्स, बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ वाली लाइट का कॉम्बिनेशन, ठीक है। व्हाइट लाइट में रेड भी है, ब्लू भी है, येलो भी है, ग्रीन भी है, इन सब की अपनी अपनी वेवलेंथ है। अब अपनी अपनी वेवलेंथ वाले जब वाईडीएससी में गिरेंगे तो अपने अपने मैक्सिमम मिनिमम बनाएंगे, अपने अपने मैक्सिमम मिनिमम बनाएंगे, तो उसी की वजह से एक दूसरे पर ओवरलैप कर देंगे, ओवरलैप करेंगे तो बहुत ब्लर सा आपको देखने को मिलता है, फ्रिंजेस, फ्रिंजेस आपको बहुत ब्लर देखने को मिलती है। दूसरी चीज, जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बनेगी वो व्हाइट बनेगी, व्हाइट कलर की सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बनेगी, व्हाइट कलर की सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बनेगी। जब मैं व्हाइट लाइट का यूज करूंगा वाईडीएससी में, तो जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बनेगी वो व्हाइट कलर की बनेगी, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बनेगी वो व्हाइट कलर की बनेगी, ठीक है, बहुत सुंदर। इसके बाद थर्ड पॉइंट है कि सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के करीब आपको रेड देखने को मिलेगा और इसके दूर आपको वायलेट देखने को मिलेगा, ठीक। मान लो ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है, इस सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के करीब करीब आपको पास पास में रेड कलर की फ्रिंजेस देखने को मिलेंगी, और जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से दूर जाते जाओगे तो आपको वायलेट कलर की फ्रिंजेस देखने को मिलने लगेगी, आपको वायलेट कलर की फ्रिंजेस देखने को मिलने लगेंगी। चलिए बहुत सुंदर, ये चारों पॉइंट आपको आई होप समझ में आए हो, बढ़िया से आपने लिख भी लिया हो कॉपी में। इसके बाद मैं आपको 2 सवाल दूंगा, 2 सवाल आपको करके आने हैं और फिर मैं उनको कल आपको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। चलिए ये दोनों सवाल आप आज की नॉलेज से सॉल्व कर सकते हैं, कोई बहुत ज्यादा तगड़े नहीं है, ठीक। पहला सवाल में आपको क्या दिया गया है, पहले सवाल में आपको बोला गया है कि भैया ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से ऊपर आपका 7th ब्राइट फ्रिंज है और नीचे 5th डार्क फ्रिंज, इनके बीच की दूरी बतानी है, ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस बतानी है। और मजे की बात है कि ये जेई का पीवाईक्यू भी है, ठीक। दोबारा बता देता हूं, क्वेश्चन ध्यान से सुन लो, अपनी भाषा में लिख लो। ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है, ठीक है, हमारी रेफरेंस लाइन है, इधर से 7th ब्राइट फ्रिंज ऊपर और इधर से 5th डार्क फ्रिंज नीचे,
मैंने उठाई है, इन दोनों को पकड़ा है और इनके बीच की दूरी मुझको निकालनी है। इनके बीच की दूरी मुझको निकालनी है। और मजे की बात है कि जेई का PYQ है। उससे भी ज्यादा मजेदार बात है कि इसमें तुमको पेन भी नहीं उठाना है। उससे ज्यादा मजेदार बात है कि इसमें तुमको पेन भी नहीं उठाना है। ठीक है, दूसरा सवाल, इन YDSC मैं दो वेवलेंथ का यूज करता हूं। पहली है 5000 एंगस्ट्रॉम, दूसरी है 6000 एंगस्ट्रॉम। फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस where maxima of both the wavelength या of both the lights overlap। ठीक, ये मैंने YDSC के सेटअप में दो वेवलेंथ का इस्तेमाल किया है, वेवलेंथ 1 और वेवलेंथ 2। इसकी 5000 एंगस्ट्रॉम है, इसकी 6000 एंगस्ट्रॉम है। इन दोनों के मैक्सिमा किसी दूरी पर ओवरलैप करेंगे, तो मुझे जो मिनिमम डिस्टेंस बताना है वो बताना है सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से। अगर नहीं भी लिखा होता तो आपके दिमाग में यही आना चाहिए कि आपको आपकी सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज मतलब कि रेफरेंस लाइन से दूरी बतानी है। आपको मिनिमम डिस्टेंस बताना है कि भैया मिनिमम कितना दूर आपको दोनों के मैक्सिमम ओवरलैप करते हुए दिख रहे होंगे। आपको दोनों के मैक्सिमम ओवरलैप करते हुए दिख रहे होंगे। ये आपके दो सवाल हैं। इतना ही आज के लेक्चर में मुझको बताना था। आई होप कि आपको जो है अच्छे समझ में आया हो। ये जो है पूरा YDSC का क्रक्स है। ये आपको तभी समझ में आ सकता है जब आपने पिछला वाला लेक्चर बढ़िया तरीके से देखा हो और समझा हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही जेई से रिलेटेड हम पढ़ाते रहेंगे, आपको गाइड करते रहेंगे। लेक्चर तो हमारे चल ही रहे हैं। ठीक है, इतना ही आपको एक जेई के चैनल पर जरूरी होता है। ठीक है, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। धन्यवाद।